बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पहले की तरह खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम हीट है वो हमारा कंटिन्यू है और आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ इसी चैप्टर के और वो मैंने प्लेलिस्ट में भी अपडेट कर दिए। आप लोगों को सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 हीट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप लोग सीक्वेंस में सारे के सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, और ये बात मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोस में, कि आप लोगों का सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है और पेपर में तकरीबन 60% सवाल जो हैं वो चैप्टर नंबर 11 से बनते हैं। इसलिए बनते हैं कि उसकी वेटेज ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा यानी कि बहुत लेंथी चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल तकरीबन पूछी जाती है। क्या हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये सी पी क्या है और ये सी वी क्या है, तो याद रहे कि लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लेक्चर को देखने से पहले। उसका रीज़न ये है कि लेक्चर नंबर 10 में मैंने हीट कैपेसिटी वगैरह की डेफिनेशंस को करवाया था और उसके साथ साथ हम लोगों ने छोटी छोटी डेरिवेशंस भी की थी। तो अगर आप लोग लेक्चर नंबर 10 देख के आएंगे इसको देखने से पहले, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज सी पी एंड व्हाट इज सी वी। ठीक है, यहाँ पर तो और जाहिर सी बात है हम लोगों ने सी पी और सी वी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था लेक्चर नंबर 10 में, तो यहाँ पर तो मैं जाहिर सी बात है डायरेक्टली पुट करूंगा। ठीक है, अब ये सीपी क्या है, ये सीवी क्या है, लेक्चर नंबर 10 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर क्या है, आर का आप लोगों को पता होगा, आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं। आर क्या होता है, आर होता है जर्नल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं। आर हमारे पास होता है जर्नल गैस कांस्टेंट। एक तरीका सवाल पूछने का पेपर में ये हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि प्रूफ ऑफ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और एक तरीका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सीपी और सीवी आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं ना, तो एक तरीका पूछने का ये भी हो सकता है कि द डिफरेंस, डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस को कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर and molar specific heat at constant volume is equals to journal gas constant। डिफरेंस का क्या मतलब है, माइनस मतलब है, और मैंने आपको बता दिया डिफरेंस का मतलब माइनस है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है पूछने का, द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू जर्नल गैस कांस्टेंट। ये भी तरीका एक हो सकता है सवाल पूछने का पेपर में। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर कहानी लिखी है, पैराग्राफ बहुत ज्यादा इजी लिखी है कहानी, इसको समझ लें, फिर डेरिवेशन खुद साथ साथ करके मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा। बहुत ज्यादा गौर से, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, अच्छा, ये पैराग्राफ अगर आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो आप लोग इसको खुद अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी वे में समझाता हूँ आप लोगों को। और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर मुझसे मैसेज करके अपना कोई भी सवाल, अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, कंसिडर अ पिस्टन सिलेंडर। आप लोग क्या करें, एक सिलेंडर ले लें, एक पिस्टन सिलेंडर ले लें जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ हो। पिस्टन क्या होता है कि पिस्टन को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप लोग क्या ले लें, एक सिलेंडर ले लें, उसके ऊपर क्या लगा हुआ हो, एक पिस्टन लगा हुआ हो जिसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं पिस्टन को। यहां तक बात समझ में आ गई। कंसिडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। और उस सिलेंडर के अंदर आप लोग गैस डाल दें, तो गैस डालेंगे तो गैस के क्या होंगे, मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कौन सी गैस डालें, आइडियल गैस डालें। क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, आप लोग एक सिलेंडर ले लें, कैसा सिलेंडर हो, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ हो, यानी कि पिस्टन क्या होता है, ऊपर नीचे हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिलेंडर ले लिया, पिस्टन वाला सिलेंडर लिया, फिर उसके ऊपर फिर उसके अंदर आप लोगों ने गैस डाल दी, और उस गैस के कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। और कौन सी गैस डाली आप लोगों ने, आइडियल गैस डाली। अच्छा, द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ हीट रिजर्वायर। और उस सिलेंडर को आप लोग किसके ऊपर रख रहे हैं, एक हीट रिजर्वायर के ऊपर रख रहे हैं।
द टेम्परेचर ऑफ विच कैन बी रेज्ड और लोअर्ड एज नीडेड। बहुत आसान बात लिखी है, यानी कि उस सिलेंडर को आपने किसके ऊपर रखा है, हीट रिजर्वायर के ऊपर लिखा है, हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा है, और उसका टेम्परेचर आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एज नीडेड, यानी कि अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे, रेस कर देंगे, और अगर लोअर करना होगा यानी कि कम करना होगा तो कम कर देंगे। जो जरूरत होगी, अगर बढ़ाने की जरूरत होगी, बढ़ाने की नीड होगी तो बढ़ा देंगे, कम करने की नीड होगी तो कम कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी बात लिखी हुई है। सिलेंडर को एक हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा हुआ है, और हीट रिजर्वायर का क्या काम होता है, अगर हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट नहीं करेंगे तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो सिलेंडर को हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा, और उसका टेम्परेचर आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक, एज नीडेड। ठीक है, अच्छा, द गैस हैज अ प्रेशर पी, और जाहिर सी बात है उस गैस, मैंने आपको क्या बताया, कैसा सिलेंडर लेना है, पिस्टन वाला लेना है, तो पिस्टन के ऊपर मैं कुछ प्रेशर का लोड रख दूंगा, यानी कि 2-3 ब्लॉक्स रख दूंगा प्रेशर के, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर पी, द गैस हैज अ प्रेशर पी सच दैट इट्स अपवर्ड फोर्स on the frictionless piston just balance the weight of the piston and its load। इस बात को आप लोगों ने गौर से समझना है, सच दैट इट्स अपवर्ड फोर्स ऑन द फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा, दोबारा से सबसे पहले आप कहानी गौर से सुने, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और उसके अंदर एक पिस्टन भी है, और पिस्टन का क्या काम होता है कि पिस्टन को नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने आइडियल गैस डाली, और उस गैस का कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने बात समझ में आ गई। और उस सिलेंडर को हम लोगों ने किसके ऊपर रखा था, हीट रिजर्वायर के ऊपर रखा था, यानी कि उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा भी सकते थे, कम भी कर सकते थे अपनी जरूरत के मुताबिक, जो जरूरत थी, अगर बढ़ाने की जरूरत थी तो बढ़ाना था, कम करने की जरूरत थी तो कम करना था। अच्छा, अब आगे क्या बात लिखी हुई है, द गैस हैज अ प्रेशर पी, उस गैस का प्रेशर पी है, यानी कि वो जो पिस्टन होगा जिसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं प्रेशर लगा दूंगा, तो ये ऊपर से फोर्स लग रही है ना, जो यहाँ पर लिखा है द गैस हैज अ प्रेशर पी सच दैट इट्स अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सी वाली फोर्स, जब मैंने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, अपवर्ड फोर्स लग रही है, यानी कि ऊपर से फोर्स लग रही है इस पिस्टन के ऊपर, सच दैट इट्स अपवर्ड फोर्स ऑन द फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इस पिस्टन के ऊपर जब मैंने प्रेशर पी को रखा तो इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर से फोर्स लग रही है ना, अपवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स ऑन द फ्रिक्शनलेस पिस्टन जस्ट बैलेंस द वेट ऑफ द पिस्टन एंड इट्स लोड। तो ये जो ऊपर वाली जो फोर्स होगी ये बैलेंस कर रही होगी नीचे वाले वेट को। नीचे क्या होता है, वेट होता है ना, तो ये ऊपर वाली फोर्स जो कि प्रेशर की सूरत में लग रही है, और नीचे वाला जो वेट होता है, हमेशा नीचे वेट होता है, तो ये फोर्स और वेट आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बस सिर्फ यहाँ पर इतनी सी बात लिखी हुई है। अगर आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई तो इसको आप लोग अपने वर्ड्स में आसानी लिख सकते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ, अब डेरिवेशन की कहानी बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कहानी समझ में आ गई तो ये बातें आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब डेरिवेशन की कहानी शुरू होती है। मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा, किसके दरमियान ग्राफ बनाऊंगा, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है, हम लोग बनाएंगे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। वाई एक्सिस पे मैं रखूंगा प्रेशर को, मैंने आपको बताया ना कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं। वाई एक्सिस पे मैं रखूंगा प्रेशर को, गौर से सुनना है और याद रखनी है बात। और एक्स एक्सिस पे मैं किसको रखूंगा, वॉल्यूम को। ठीक है, वाई एक्सिस पे प्रेशर को रखा, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को रखा। अब मैं कुछ कर्व्स बनाऊंगा, यहां पर मैं ग्राफ के अंदर दो कर्व्स बनाऊंगा, यानी कि दो रास्ते बनाऊंगा। ठीक है, दो रास्ते बनाऊंगा मैं। एक रास्ता मैंने ये बनाया और मैंने कहा कि इस पूरे रास्ते में टेम्परेचर कितना है, T1 है। इस पूरे रास्ते का टेम्परेचर कितना है, T1। तो मैं दूसरे वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि इस पूरे रास्ते का टेम्परेचर आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है यानी कि सेम टेम्परेचर है। ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आ चुके हैं, आइसोथर्मल वगैरह का मतलब। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं दूसरे वर्ड्स में कि इस पूरे रास्ते का टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल है, यानी कि सेम है, और वो कितना है, T1 है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा T1 से T2। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, T1 से T2 कर दिया। टेम्परेचर को मैं क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, T1 से T2 कर दूंगा। टेम्परेचर T1 से मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, T2 कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं
क्या कह सकता हूं कि इस पूरे रास्ते में टेम्परेचर आइसोथर्मल है, यानी कि सेम है, और वो कितना है, T2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल, मैंने क्या किया, ग्राफ बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, प्रेशर को वाई एक्सिस पे रखा, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रखा, फिर मैंने दो रास्ते बनाए, दो कर्व्स बनाए, और एक रास्ता, ये जो ये वाला रास्ता था, इसका टेम्परेचर T1 था इस पूरे रास्ते का, यानी कि आइसोथर्मल था, टेम्परेचर सेम था, कितना था, T1 था इस रास्ते का। फिर मैंने टेम्परेचर T1 से बढ़ा दिया, T2 कर दिया, और इस वाले पूरे रास्ते का टेम्परेचर कितना है, T2 है, यानी कि इस पूरे रास्ते का टेम्परेचर आइसोथर्मल है, सेम है, और वो कितना है, T2 है। अब देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लाइन ऐसे बनाऊंगा और एक लाइन ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोग समझिएगा कि मैंने एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे क्यों बनाई, और से सुनिएगा आप लोग। अब जो मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, तो ऐसे वाला एक्सिस कौन सा था, ये वाला, और इस पे हम लोगों ने क्या रखा था, प्रेशर रखा था। तो अगर मैंने एक लाइन ऐसे बनाई तो इसका मतलब क्या है कि खाली प्रेशर बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम वाली लाइन तो ये वाली लाइन है ना, प्रेशर वाली लाइन ये वाली है। तो मैंने ये वाली जो लाइन बनाई है, इसका क्या मतलब है कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं है, वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं है इस लाइन से, यानी कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ये वाले रास्ते में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सी वी, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, सी हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 10 में। सी क्या है, सी कहते हैं हीट कैपेसिटी को, और इस पूरे रास्ते में वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो यानी कि मैंने सी वी लगा दिया। इस पूरे रास्ते में वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, और ऐसे वाली लाइन में प्रेशर रखा हुआ है, तो सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो ये वाली लाइन में क्या है, सी वी। अब ये वाली लाइन में आप लोगों के दिमाग में खुद आ जाना चाहिए क्या होगा, ये वाली लाइन मैंने कैसे बनाई, ऐसे बनाई, और इस वाली लाइन में, इस वाले एक्सिस में क्या था, वॉल्यूम था। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर का कोई ताल्लुक ये वाली लाइन से नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे मैंने बनाई है ना, और इस वाली लाइन में वॉल्यूम है, तो इस वाली लाइन का प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वाली लाइन में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, यानी कि सी पी, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं नाम दे देता हूं भाई, इन तीनों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी से ए तक, यानी कि यहां से यहां तक, बी से ए तक जो रास्ता है उसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये वाली लाइन का ताल्लुक प्रेशर से था, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये वाली लाइन का ताल्लुक वॉल्यूम, ये वाली लाइन का ताल्लुक वॉल्यूम से था, तो प्रेशर यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली रास्ते को, यानी कि बी से लेकर ए तक, ये वाले रास्ते को मैं ये कह सकता हूं कि इस रास्ते में वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि इस लाइन का ताल्लुक प्रेशर है। मैंने कहा ना आपसे कि बी से लेकर ए तक क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नजर आ रहा है। तो बी से लेकर ए तक के प्रोसेस को मैं आइसोकोरिक प्रोसेस कह सकता हूं। ये हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है, आइसोकोरिक प्रोसेस। बी से लेकर ए तक को मैं आइसोकोरिक प्रोसेस कह सकता हूं। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और कोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। यानी कि बी से लेकर ए तक का जो रास्ता है उसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो बी से लेकर ए तक वाले रास्ते को मैं आइसोकोरिक प्रोसेस कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं कह दूंगा जनाब। और देखें, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक वाले रास्ते में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इस वाली लाइन का ताल्लुक वॉल्यूम से, क्योंकि इस वाली लाइन में वॉल्यूम है, तो इस लाइन का ताल्लुक वॉल्यूम से, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस लाइन का ताल्लुक प्रेशर से नहीं है। तो इस लाइन में बी से लेकर सी तक के रास्ते में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, सेम है, बी से लेकर सी तक। तो बी से लेकर सी तक वाले रास्ते में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं आइसोबैरिक प्रोसेस कह सकता हूं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। बी से लेकर सी तक का जो रास्ता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, सेम था, तो मैं उसको बी से लेकर सी तक का जो प्रोसेस है उसको मैं आइसोबैरिक प्रोसेस कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। आइसो का मतलब सेम,
बेरिक का मतलब प्रेशर, यानी कि बी से लेकर जो सी तक का रास्ता है उसमें प्रेशर क्या है थ्रू आउट द पाथ, यानी कि थ्रू आउट द बी टू लेकर सी तक थ्रू आउट द पाथ प्रेशर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो बी से लेकर सी तक का जो रास्ता है उसको मैं आइसोबेरिक प्रोसेस कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये वाली डायग्राम आप लोगों को बआसानी क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बी से लेकर ए तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम सेम है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, क्या क्या लिखते हैं, हेडिंग आप लोग लगाएं आइसोकोरिक प्रोसेस की, हेडिंग आप लोग मार्क करें आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस कहां से लेकर कहां तक है, बी से लेकर ए तक है। तो ब्रैकेट में मैं लिखता हूं फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, बी से लेकर ए तक वॉल्यूम कांस्टेंट था, सेम था, तो उस प्रोसेस को क्या कहा, आइसोकोरिक प्रोसेस कहा। अच्छा, अब एक और लाइन लिखता हूं नीचे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो वॉच कर लेनी है, प्लेलिस्ट में मौजूद है वहां, यहां पे तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा, वहां पे हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हम लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। ये हमारे पास क्या है जनाब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। उसके बाद हम लोगों को ये भी पता है, ये भी मैं करवा चुका हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है। तो जनाब डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं पी डेल्टा वी पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो पुट कर देंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी। अब प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो v की जगह मैं जीरो पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम का तो कोई काम ही नहीं है इस रास्ते में, वॉल्यूम जीरो है, कांस्टेंट है, तो v की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। तो एक लाइन लिखता हूं मैं उससे पहले, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या करेंगे जनाब, डेल्टा वी की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि इस वाले रास्ते में वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी की जगह जीरो, वॉल्यूम की जगह जीरो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, डेल्टा वी की जगह जीरो पुट कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो पुट कर देते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एज इट इज डेल्टा वी की जगह जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, बी टू बी से लेकर ए तक। अच्छा, अब पी मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो डेल्टा यू एज इट इज प्लस पी मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो डेल्टा यू प्लस जीरो डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा, सिंपल। अब ये डेल्टा क्यू के नीचे मैं छोटा सा लगा देता हूं वी, वी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, यानी कि कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो क्यू के नीचे मैंने छोटा सा आखिरी स्टेप में लगा दिया वी। इसको जनाब नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लेक्चर देखने से पहले 10 वाला लेक्चर वॉच करना है, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि सीपी क्या है, सीवी क्या है। सीवी क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया है। तो यहां पर मैं वही लाइन लिखने जा रहा हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ, जो कि हम लोगों ने पढ़ी है लेक्चर नंबर 10 में, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर specific heat, by the definition of molar specific heat at constant volume,
क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली डेफिनेशन की बात होगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा क्यू वी का। ये पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली पुट होगा। डेल्टा क्यू वी का क्या फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, सी वी एन डेल्टा टी, ये हम लोगों ने बाकायदा ड्राइव किया था। ये हम लोगों ने क्या किया था, फॉर्मूला निकाला था किसकी डेफिनेशन से, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन से। अच्छा, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोग एक और बात गौर करें, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस में। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। और कंपेयर में आप लोगों को पता है क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में जो साइड सेम होती है उसको नहीं लिखते और दोनों की बची हुई साइड्स को लिख देते हैं। तो 1 वाली बची हुई साइड क्या है, डेल्टा यू, एक तरफ ये आ गई, और इक्वेशन 2 में बची हुई साइड क्या है, सी वी एन डेल्टा डी, सी वी एन डेल्टा टी, एक तरफ ये आ गई। ठीक है, ये हमने क्या की जनाब, इक्वेशन बना ली। अब इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर ए का। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से हम लोगों ने क्या बनाई, इक्वेशन नंबर ए बना ली। अब एक और भी तो प्रोसेस बाकी है ना, बी से लेकर सी तक, और बी से लेकर सी तक क्या प्रोसेस है, बी से लेकर सी तक प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस, यानी कि बी से लेकर सी तक प्रेशर क्या है, सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब इसको मैं यहां से रब कर देता हूं और फिर हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस को पढ़ते हैं, जो कि बी से लेकर सी तक है, जिसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाली लाइन किससे रिलेट कर रही है, वॉल्यूम से रिलेट कर रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है खाली, ये वाली लाइन का प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो प्रेशर क्या है, पूरे रास्ते कांस्टेंट है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसो का मतलब सेम, बेरिक का मतलब प्रेशर, सेम प्रेशर है बी से लेकर सी तक। तो अब यहां पे हम लोग हेडिंग मार्क करने जा रहे हैं किसकी जनाब, आइसो बेरिक प्रोसेस की। आइसो बेरिक प्रोसेस, और कहां से लेकर कहां तक हो रहा है, बी से लेकर सी तक हो रहा है। तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा बी से लेकर सी तक, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी वही सेम लाइन लिखेंगे जो आइसोकोरिक प्रोसेस में पहली लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया है। क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, ये भी आप लोगों ने डिराइव किया है, करवा चुका हूं मैं। डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के, तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी पुट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। डेल्टा क्यू एज इट इज, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी। अब बी से लेकर सी तक क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में जनाब क्या होता है, बी से लेकर सी तक हमारा प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट प्रेशर का था। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, इस इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी, सेम एज इट इज इक्वेशन रहेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर में इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं होती, डेल्टा क्यू एज इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर में इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं हुई। और यहां पर आखिरी स्टेप में क्यू के नीचे मैं लगा दूंगा पी। पी क्यों लगा दूंगा, क्योंकि आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने छोटा सा पी लगा दिया। अच्छा, इसको हम लोग जनाब नाम दे देंगे
इक्वेशन नंबर 3 का 1 और 2 की मदद से ए बनाई, अब 3 और 4 की मदद से बी बना लेंगे, सिंपल। इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। अब एक और लाइन लिखता हूं, कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी, सीपी। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर मैं वही लाइन लिखने जा रहा हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ by the definition of molar specific, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर 10 में, फॉर्मूला भी डिराइव करवा चुका हूँ। बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था लेक्चर 10 में, यहां पर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला था इसका, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का, डेल्टा क्यू पी बराबर था सी पी एन डेल्टा टी के, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में क्या था, सी वी एन डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर में क्या है, सी पी एन डेल्टा टी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 4। अब एक और बात करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में आप लोगों को दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या नजर आ रही है, सेम नजर आ रही है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जैसे इससे प्रीवियस करते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। कंपेयर में क्या करते हैं, जो साइड सेम है दोनों इक्वेशंस में उसको नहीं लिखते और दोनों की बची हुई साइड्स को लिख देते हैं। तो 3 की बची हुई साइड क्या थी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और इक्वेशन 4 की बची हुई साइड क्या है, सी पी एन डेल्टा टी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की मदद से हम लोगों ने एक और इक्वेशन बनाई और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन बी का। इक्वेशन 1 और 2 से बनाई इक्वेशन ए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से बनाई इक्वेशन बी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर ए बनाई थी हम लोगों ने, यहाँ पर जो मैंने लिखी थी ना, फिर मैंने रब कर दी थी, मैं यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दी। ये हम लोगों ने बनाई थी इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। और ये हम लोगों ने अभी अभी बनाई हुई इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर बी में आप लोग देख सकते हैं डेल्टा यू आ रहा है, और डेल्टा यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए से हम लोग पुट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने नोट डाउन किया था, इक्वेशन नंबर ए में हम लोगों ने डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकाल ली थी, सी वी एन डेल्टा टी। तो इक्वेशन नंबर बी में डेल्टा यू की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर ए वाली, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फ्रॉम इक्वेशन ए टू इक्वेशन बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन ए से इक्वेशन बी में डेल्टा यू की जगह पे। तो इक्वेशन नंबर बी में डेल्टा यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या वैल्यू है, सी वी एन डेल्टा डी, सी वी एन डेल्टा डी प्लस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू सी पी एन डेल्टा टी, इज इक्वल टू सी पी एन डेल्टा टी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को बात। अब इसकी जगह पे मैं कुछ पुट करूंगा, अब क्या पुट करूंगा वो कहानी आप लोगों ने देखते जाना है गौर से। यहां पर मैं अगली लाइन लिखता हूं जनाब, क्या, अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, और आप लोगों ने पढ़ी है जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको क्या कहा, इसकी जगह पे मुझे कुछ पुट करना है, तो उसके लिए हम लोग कहानी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन। और लॉजिकल कहानी होगी ना, अभी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा थोड़ी देर में। जर्नल गैस इक्वेशन के मुताबिक आप लोगों ने जर्नल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आप लोगों ने पढ़ी है जर्नल गैस इक्वेशन। अब यहां पर मैं एक और लाइन लिखता हूं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं क्या लाइन है।
इफ वॉल्यूम चेंजेस, अभी पहले लिख देता हूं, बेस को एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। इफ वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, खुद ब खुद अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इफ वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर देन टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस। इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी मैट्रिक में भी। चार्ल्स लॉ क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही था ना चार्ल्स लॉ। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों के दरमियान क्या रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था। तो अब यहां पे क्या बात कह रहे हैं, द वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। और चार्ल्स लॉ में आप लोगों को एक और बात पता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, बिल्कुल होता है। अब यहां पे लाइन मैंने क्या लिखी है, गौर से समझना है। इफ वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर देन टेम्परेचर आल्सो चेंजेस। क्या कह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट प्रेशर में, यानी कि चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, अगर कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम में चेंज होगा तो टेम्परेचर में भी चेंज होगा। चेंज से मुराद कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो यहां पर यही बात क्या लिखी है, यही बात लिखी है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर में तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वॉल्यूम में कोई भी चेंज आएगा तो वही चेंज टेम्परेचर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बढ़ेगा वॉल्यूम तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अच्छा, अब इस लॉ के मुताबिक हम लोग इस इक्वेशंस में चेंजेस करने जा रहे हैं। पी क्या लिखा है, इफ वॉल्यूम चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन एज इट इज, आर एज इट इज। अब दोबारा से ये लाइन पढ़ें, इफ वॉल्यूम चेंजेस, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ऑल्सो चेंजेस, टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि एन आर, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अगर वॉल्यूम चेंज होगा डेल्टा वी होगा तो टेम्परेचर भी डेल्टा टी हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ये बात चार्ल्स लॉ से मैंने आप लोगों को प्रूफ करके बता दी। अब आप लोग जरा गौर से ये वाली इक्वेशन देखें। मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए अंडरलाइन भी किया था मैंने आपसे क्या कहा था, इसकी जगह पे मुझे कुछ पुट करना है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, कहानी कर रहा हूं। अब यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, अब यही कहा था मैंने आप लोगों से। अब देखें पी डेल्टा वी, ये देखें पी डेल्टा वी, उसकी जगह पे मैं ये चीज पुट कर सकता हूं जो मैंने कहानी इसीलिए की थी, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो सी वी एन डेल्टा डी एज इट इज, सी वी एन डेल्टा टी एज इट इज, प्लस पी डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, एन आर डेल्टा डी, जो मैंने अभी वैल्यूज की निकाल ली, ये दो लाइन लिख के आप लोगों को समझा दी, एन आर डेल्टा टी, ठीक है, सी वी एन डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी पुट कर दिया पी डेल्टा वी की जगह, इज इक्वल्स टू सी पी एन डेल्टा टी क्या रहेगा, एज इट इज, सी पी एन डेल्टा टी क्या हो गया, एज इट इज हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पे एक हेडिंग लगा दें, बाय कॉमन, बाय कॉमन। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं क्या कॉमन आ रहा है। बाय कॉमन, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, ऐसे ही है, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एन डेल्टा डी, यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है, एन डेल्टा डी। तो एन डेल्टा टी क्या आ गया मेरे पास, कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया, ब्रैकेट बचा क्या यहाँ पे, सी वी बच गया, सी वी बच गया, क्योंकि एन डेल्टा डी तो कॉमन आ गया ना, तो बाहर निकाल दिया एन डेल्टा डी, बचा क्या अंदर, सी वी बचा, सी वी बचा, ठीक है, प्लस प्लस का साइन, एन बाहर निकाल चुके हैं, आर बचा यहां से, और डेल्टा टी भी हम लोग बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा, सी पी एन डेल्टा टी,
समझ में आ गई। यहां से इन दोनों टर्म्स में से n डेल्टा टी दोनों में से कॉमन आ गया, हम लोगों ने बाहर निकाला। फिर अंदर जो बचा इस टर्म में से सी भी बचा था, लिख दिया। n डेल्टा टी तो बाहर निकाल चुके हैं कॉमन में, तो नहीं लिखा। फिर प्लस इस टर्म में से क्या बच गया, n बाहर निकाल चुके हैं, नहीं लिखेंगे। r बचा था, लिख दिया। डेल्टा टी भी बाहर निकाल चुके हैं, तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब n डेल्टा टी से n डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इस साइड पे क्या बच गया, CV प्लस आर। इस साइड पे क्या बचा, CV प्लस आर इज इक्वल टू, उस साइड पे क्या बचा, CP बचा। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज कर लूं अपने हिसाब से, तो यहां पर मैं हेडिंग लगाता हूं, रीअरेंजिंग द टर्म्स। टर्म्स को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं, रीअरेंजिंग द टर्म्स। इन टर्म्स को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं। कैसे रीअरेंज करने जा रहा हूं, CV यहां पर प्लस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो CP माइनस CV वहां पे जाके माइनस हो गया, और बचा गया इज इक्वल टू R। ये देखें, यही हम लोगों को ड्राइव करना था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। अब इसके नीचे में एक लाइन लिखवा सकता हूं आप लोगों को। क्या लाइन लिखेंगे हम लोग, द डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस, द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट। तो यहां पर मैं यही लाइन यहां पर क्या करने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, और ये बात हम लोगों ने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो क्या लाइन है, हेंस इट इज प्रूफ दैट, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, हेंस इट इज प्रूफ दैट मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स है ना दोनों, और एक प्रेशर वाली है एक वॉल्यूम वाली है, वही लाइन लिख रहे हैं। हेंस इट इज प्रूफ दैट मोलर स्पेसिफिक हीट्स, hence it is proved that molar specific heats at hence it is proved that the difference यानी कि माइनस हो रहा है ना, the difference between, ठीक है। hence it is proved that the difference between, difference यानी कि माइनस, hence it is proved that the difference between molar specific heats at constant pressure and constant volume is equal to, ये देखें, is equal to मोलर गैस कांस्टेंट या जर्नल गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट। ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर ली कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी कि माइनस, द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट। यही बात मैंने यहां पर क्या कर दी जनाब, लिख दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। एक आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, न्यू हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिएगा, ताकि मुझे भी क्या मिले, थोड़ी सी सपोर्ट मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ज़्यादा जल्दी आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।